हेलो सर, वेलकम टू दी अनदर चार्ट रिवीजन। आज का टॉपिक है टैक्सेशन ऑफ एओपी एंड बीओआई। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का एक और टॉपिक है एओपी बीओआई, जिसको बहुत ज्यादा करके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। हालांकि है टॉपिक बड़ा इजी और आपको ये चार्ट के अंदर में बड़ा मजा आने वाला है। देखिए, जो असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज है ना, बहुत सारे फाइनल के बच्चे इस पर स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि होता ही है, बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा कंटेंट है और इसे खत्म करने का चार्ट से बेहतर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यस, तो ये चार्ट्स आपको मिल जाएंगे ekatwamacademy.com के ऊपर, या हमारे जितने सेंटर्स पार्टनर हैं वहां पे आपको ये मिल जाएंगे। अच्छा, तो ये एओपी बीओआई क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है? देखिए, एक एओपी बीओआई एक सेपरेट पर्सन माना गया है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर में। इसकी इनकम बिल्कुल वैसे ही कंप्यूट की जाती है जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की इनकम कंप्यूट की जाती है इन ऑल द 5 हेड्स। तो इनकम कंप्यूटेशन का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सेम है, राइट? अच्छा जी सर एक और बात बताइए, एओपी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये किस तरीके से डिटरमाइन होता है? देखिए, एओपी बीओआई का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये डिटरमाइन होता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, wherein if control and management is wholly or partly situated in India, तो एओपी बीओआई को रेसिडेंट माना जाता है, अदरवाइज एओपी बीओआई को नॉन रेसिडेंट माना जाता है। क्लियर है मालिक? सो एओपी बीओआई इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पर्सन एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। अच्छा, कुछ और बातें भी मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकली कोई खुद होकर के एओपी बीओआई के अंदर में आना नहीं चाहता। चलिए एक और बेसिक वाला पॉइंट जरा क्लियर कर देता हूं, एओपी और बीओआई के अंदर में डिफरेंस क्या है। देखिए, बीओआई मतलब एक ऐसा एसोसिएशन वेयर इन ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल, वेयर एज एओपी के अंदर में इंडिविजुअल के अलावा लेट्स से एक फर्म भी हो सकती है। इसमें एक इंडिविजुअल फर्म मिलकर के अगर क्या बना रहे हैं, जेवी बना रहे हैं, या फिर एक फर्म और कंपनी मिलकर के जेवी बना रहे हैं, या दो कंपनी मिलकर के जेवी बना रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन कह सकते हैं। हालांकि टैक्सेशन एस्पेक्ट के हिसाब से एओपी और बीओआई अलग अलग नहीं है, दोनों का टैक्सेशन एस्पेक्ट सेम ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये समझिएगा, एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन देता है। तो इसका क्या होता है? अंडरस्टैंड दिस। इसको कनेक्ट करेंगे पीजीबीपी के साथ, क्योंकि आप जानते हैं हमको इंटरलिंकिंग के साथ ही मजा आने वाला है। तो एओपी बीओआई क्या करता है? पेमेंट करता है। किसको? मेंबर्स को करता है। या तो वो रेम्यूनरेशन देगा, या तो इंटरेस्ट देगा, या तो कमीशन देगा, एज द केस में भी। ये नॉट अलाउड एज डिडक्शन है और इसके लिए एक सेक्शन होता है, सेक्शन 40 बीए। सेक्शन 40 बीए। सो एओपी बीओआई जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन दे रहा है, ये 100% डिसअलाउड है व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। और इसके लिए सेक्शन है सर सेक्शन 40 बी ए। याद आ रहा है? 40 बी किसके लिए था? पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर को देती है तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन। लेकिन यही अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर को दे, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फॉर एओपी एंड बीओआई। तो रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन का डिडक्शन नहीं मिलता। अब आते हैं दो बड़े सेक्शन जो इस पूरे चैप्टर के हैं। पहला सेक्शन 167 बी और दूसरा है 67 ए। ये दो बड़े सेक्शन और इसके अलावा एक और सेक्शन आता है सेक्शन 86 जो रिबेट की बात करता है। चलिए एक एक पे बात करते हैं। सबसे पहले टैक्स रेट क्या लगेगा एओपी बीओआई को? देखो, इनकम तो जैसे कंप्यूट होती है वैसे ही कंप्यूट होगी पांचों हेड के अंदर में। टैक्स रेट क्या लगेंगे एओपी बीओआई को? एक रेट आपने पढ़ा हुआ है बेसिक में कि भैया टैक्स रेट जो इंडिविजुअल को लगते हैं वो। यहां अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो इंडिविजुअल को जो टैक्स रेट लगते हैं क्या वो हर केस में लगते हैं? वेल द आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है क्या शेयर डिटर्मिनेट है या शेयर इनडिटर्मिनेट है। ये शेयर डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट क्या होता है कि क्या शेयर्स पता है जो मेंबर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, या शेयर पता ही नहीं है। ये इसके ऊपर आपका टैक्स रेट डिटरमाइन करेगा। यस, सो मेंबर शेयर्स आर डिटरमाइंड और इट इज नॉट डिटरमाइंड। सबसे पहले हम चल लेते हैं नॉट डिटरमाइंड। मान लीजिए कोई एओपी व्यू है, यहाँ पे मेंबर के जो शेयर है ये असर्टन नहीं हो पा रहे। सर हो सकता है आप उनसे पूछ लो और वो लोग बता दे। देखिए ऐसा नहीं, ऑन पेपर कुछ है क्या? ऑन पेपर अगर नहीं है और एओपी को पता चल एओ को पता चल जाता है कि ये एओपी बीओआई जैसे फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर में वो सबसे पहले बोलते हैं कि भैया आपको डॉक्यूमेंट ला करके दिखाओ इन द डीम ऑफ असेसमेंट। वो सबसे पहले बोलते हैं कि भैया आप लोग दोनों मिलकर के काम करें। एक काम करिए, आप पहले डॉक्यूमेंट ला करके दिखाइए। डॉक्यूमेंट के अंदर में देयर इज नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट जहां पे वो कितना शेयर डिवाइड कर रहे हैं ये ना पता हो, तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं शेयर इज नॉट डिटर्मिनेट। ऐसे केस में ये देखा जाएगा कि क्या उस एओपी में एक भी मेंबर कंपनी है क्या। अगर उस एओपी में एक भी मेंबर, एनी मेंबर इस कंपनी, तो एओपी का जो टैक्स रेट होगा वो वही होगा जो कंपनीज रेट होगा। सो कंपनीज रेट होगा वही एओपी बीओआई का टैक्स रेट होगा। लेट्स से अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 25% या 30% एज द केस में भी, फॉरेन कंपनी है तो 35%। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, क्योंकि फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट 40% से 35% हो गया है। यहां पे आपको वो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट देखने को मिल जाएगा दैट इफ शेयर इज नॉट डिटर्मिनेट, any member is a foreign company, the tax rate of AOP will be
35%। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब ये कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है, क्योंकि बेसिक चैप्टर के अंदर में अमेंडमेंट आया है, तो यहां पे आपको कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट देखने को मिलना चाहिए। मान लीजिए कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है, तो ऐसे केस में जो एओपी का टैक्स रेट रहेगा ये रहेगा एमएमआर। अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो एओपी का जो टैक्स रेट रहेगा वो एमएमआर का रहेगा। अब आप तो जानते हैं एमएमआर, अगर ओल्ड स्कीम है 115 बीएसई ऑप्ट नहीं किया है तो 42.744%, और अगर एओपी ने 115 बीएसई ऑप्ट किया है तो 39%। यस और नो? यहां पे ओल्ड स्कीम ऑब्लिक न्यू स्कीम करी है, तो ओल्ड स्कीम के अंदर में इट विल बी 42.744%, न्यू स्कीम के अंदर में इट विल बी 39%। क्लियर है मालिक? अगर एओपी बीओआई का शेयर नहीं पता है, एक भी मेंबर कंपनी है, कंपनी रेट, एक भी मेंबर कंपनी नहीं है, तो उस केस में एमएमआर के ऊपर एओपी को टैक्स देना होगा। अब आते हैं, अगर मेंबर्स के शेयर पता है, देयर इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट एमओयू, कुछ तो बनाया है दोनों ने मिलकर के, राइट? इसके अंदर में उन्होंने लिखा है कि भैया किस शेयर में प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमें अगेन देखना होगा, इज एनी मेंबर अ कंपनी और देयर इज नो मेंबर एज कंपनी। अगर एक भी मेंबर उसमें से कंपनी होता है तो कंपनी शेयर के ऊपर कंपनी का रेट लगेगा और अदर शेयर्स के ऊपर एमएमआर का टैक्स रेट लग जाएगा। अगर मान लीजिए एक भी मेंबर कंपनी, लेट्स से दो लोग हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी है, मिलकर के जेवी बनाई, एक एमओयू है, एमओयू में बोला है 50-50 रहेगा, तो 50% ऑफ द रेवेन्यू के ऊपर टैक्स रेट जो लगेगा वो कंपनी का लगेगा, वेराज 50% ऑफ द रेवेन्यू पे एमएमआर का टैक्स रेट लगाया जाएगा, और इस तरीके से एओपी का टैक्स निकाला जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट? अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है या नहीं। अगर एक भी मेंबर की इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो एओपी हैज टू पे द टैक्स एट एमएमआर, राइट? अगर एक भी मेंबर की इनकम एक्सीड कर जाती है किससे बेटा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो एओपी हैज टू पे द टैक्स एट एमएमआर। वेराज एक भी मेंबर की इनकम एक्सीड नहीं करती बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से, तो ही उनको क्या करना है, नॉर्मल स्लैब रेट से पे करना है। तो जो हम बेसिक में पढ़ते आते हैं ना कि भैया एओपी को नॉर्मल स्लैब रेट लगाना है, वो तभी लगाना है जब किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं है, इसमें एक भी मेंबर कंपनी नहीं है, एंड शेयर क्या है, डिटरमिनेट है। आइए इसको दो बार पढ़ लेते तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। एओपी का टैक्स रेट क्या होगा, ये चीज लिखी है सेक्शन 167 के अंदर में। सबसे पहले ये देखना होगा शेयर डिटरमिनेट है, ये शेयर डिटरमिनेट नहीं है। अगर शेयर डिटरमिनेट नहीं है तो सबसे पहले ये देखो कोई भी मेंबर कंपनी है या कोई भी मेंबर कंपनी नहीं है। अगर एक भी मेंबर कंपनी है तो कंपनी के रेट लगेंगे। नाउ कंपनी के रेट क्या होंगे, डोमेस्टिक कंपनी होगी तो 25 या 30%, फॉरेन कंपनी होगी तो 35% एज द केस मे बी। अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो फिर एओपी को जो टैक्स भरना है वो एमएमआर के ऊपर भरना है। अब एमएमआर का रेट क्या है, 42.744% या 39% एज द केस मे बी। मान लीजिए अगर शेयर नोन है, कोई एमओयू है जिसमें उन्होंने क्या किया है, शेयर क्लियर करा हुआ है। सो अगर शेयर नोन है तो ऐसे केस में ये देखेंगे क्या कोई भी मेंबर कंपनी है या एक भी मेंबर कंपनी नहीं है। मान करके चलिए अगर एक भी मेंबर कंपनी नहीं है तो हम देखेंगे क्या किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है। अगर हाँ तो एमएमआर पे भरेगी, नहीं तो नॉर्मल स्लैब रेट पे भरना पड़ेगा। अगर एक भी मेंबर कंपनी है तो कंपनी के शेयर के ऊपर कंपनी का रेट और अदर इनकम के ऊपर क्या देंगे बेटा, वो एमएमआर देंगे। ठीक है मालिक? अच्छा, एओपी बीओआई का लॉस क्या मेंबर को एलोकेट किया जाता है या एओपी बीओआई कैरी फॉरवर्ड करती है? तो सर लॉस ऑफ एओपी बीओआई कौन कैरी फॉरवर्ड करता है, एओपी बीओआई ही कैरी फॉरवर्ड करती है, उसे मेंबर को एलोकेट नहीं किया जाता। अगर एओपी बीओआई को कोई स्पेशल इनकम आती है जैसे कैपिटल गेन्स, तो अगेन यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट है। हम सब जानते हैं कैपिटल गेन के टैक्स रेट में अमेंडमेंट हुआ है। एज फार एज 112 इज कंसर्न, पहले था 20%, है ना, 23/7/2024 के बाद हो जाएगा 12.5%। 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले था 15% और 23/7/2024 के बाद हो जाएगा 20%। 112A बियॉन्ड ₹1,25,000 पहले था 10%, इफेक्टिव डेट के बाद हो जाएगा 12.5%। अब यहां पे भी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। अब कई बच्चे हमारे को बोलते हैं, बोले सर सिर्फ अमेंडमेंट देख करके काम हो जाएगा क्या? देखिए अमेंडमेंट में आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि भैया इसका टैक्स रेट चेंज हुआ है। किसी भी अमेंडमेंट में ये नहीं बताया जाता, चाहे वो मैक्सिमम टीचर्स ही क्यों ना हो, वो यही बताते हैं कि भैया ये अमेंडमेंट हुआ है। ये छोटी छोटी जगह है जहां पे आपको कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट का इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी है। और डायरेक्ट टैक्सेस में बेटा अगर तू इंटरलिंकिंग नहीं करता ना तो प्रैक्टिकली तू इंग्लिश पढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ रहा। सर्टेनली तू सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस तो तू नहीं पढ़ रहा।
तो तेरे को ये इंटरलिंकिंग होना जरूरी है कि स्पेशल इनकम एट स्पेशल रेट, और क्योंकि स्पेशल रेट के अंदर में चेंजेस हुए, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट इधर भी आएंगे, तो हम इन्हें अमेंडमेंट्स के साथ साथ कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट बेसिक टॉपिक में हुआ और कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट उसको अलग अलग टॉपिक में देखने को मिलेगा। तो यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाएगा, एज अ केस मे बी। यस और नो मालिक? चलिए, सो इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। पहली बात हम लोगों ने पढ़ी कि भैया एओपी बीओआई मेंबर्स को अगर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट कमीशन दे रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी फॉर, बोलो बेटा, एओपी बीओआई। फिर एओपी बीओआई का टैक्स रेट जो है वो सेक्शन 167 बी में लिखा है। शेयर डिटरमिनेट है क्या, कोई मेंबर कंपनी है क्या, इन बातों पे आपका टैक्स रेट डिपेंड करेगा। डन है। अब आते हैं मेंबर्स का क्या, क्योंकि आप तो जानते हैं जब भी मैं बात करता हूं टैक्सेशन ऑफ समथिंग, मतलब अपन एक की बात करते हैं और दूसरे की भी बात करते हैं, तो दूसरे का क्या, मेंबर्स के हाथ में जब पैसा आएगा तो मेंबर्स के हाथ में क्या होगा, मेंबर्स के हाथ में टैक्स रेट क्या लगेगा। देखिए शेयर जो होता है ये आपका टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ये आपको सेक्शन 67 ए बताएगा, और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि भैया एओपी बीओआई किस रेट पे टैक्स पे कर रहा है, तो उसकी टैक्सेबिलिटी मेंबर के हाथ में कैसी होगी, ये 67 ए डिसाइड करता है। अब देखो एओपी बीओआई ने अगर हायर रेट पे या एमएमआर रेट पे ऑलरेडी टैक्स भरा है, मतलब एओपी बीओआई ने उस चीज के ऊपर टैक्स दे दिया, तो यही शेयर जब मेंबर के हाथ में इंक्लूड होगा इस पे दोबारा टैक्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि एओपी बीओआई ने ऑलरेडी हायर रेट पे टैक्स दे दिया। सो अगर एओपी बीओआई ने ऑलरेडी एमएमआर के ऊपर या हायर रेट के ऊपर दे दिया, तो मेंबर के हाथ में जो शेयर ऑफ इनकम है वो एग्जम्प्ट है, वही जो शेयर ऑफ इनकम है वो एग्जम्प्ट है। चलिए इससे एक जबरदस्त चीज इंटरलिंक करता हूं, तुम बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट मालिक, आप जब मैट कैलकुलेट करते हैं ना, देखिए आप जरा, शेयर ऑफ एओपी बीओआई को क्या किया जाता है, इनकम फ्रॉम एओपी बीओआई को लेस किया जाता है, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द शेयर ऑफ एओपी बीओआई को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एओपी बीओआई का जो इनकम होता है, जो शेयर होता है, वो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है, इसीलिए मैट कैलकुलेशन करते वक्त उसको बाहर निकाला जाता है। जाकर के चेक करिएगा, यस जाकर के चेक करिएगा। और ठीक उसी तरीके से अब कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस अलाउड नहीं हो सकते, इसीलिए मैट कंप्यूट करते वक्त उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये है एओपी बीओआई और मैट का इंटरलिंकिंग। समझ आ रहा है बात? इस तरीके से जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हारे को मजा आएगा कि हाँ यार डायरेक्ट टैक्स सिर्फ थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर में आप इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो एओपी बीओआई अगर एमएमआर पे टैक्स दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे केसेस के अंदर में शेयर इनकम जो रहेगा मेंबर के हाथ में वो एग्जम्प्ट रहेगा। लॉजिकल है, पास थ्रू स्टेटस एओपी ने भर लिया तो मेंबर्स को काय को भरना है, मेंबर्स भरेगा ही नहीं। फिर दूसरा, अगर एओपी बीओआई ने टैक्स रेट नॉर्मल इंडिविजुअल के बेसिस पे दिया है, एओपी बीओआई ने जो टैक्स रेट दिया है वो इंडिविजुअल का टैक्स रेट दिया है, ये तो कब हो सकता है, जब शेयर नोन हो, कोई भी मेंबर कंपनी ना हो, और किसी भी मेंबर की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर ना हो, एवरीबॉडी, मतलब हम बात कर रहे हैं ये सिचुएशन की, बराबर है ना, हम बात कर रहे हैं ये सिचुएशन की। सो अगर एओपी बीओआई ने टैक्स रेट नॉर्मल इंडिविजुअल को दिया है तो शेयर इनकम में इंक्लूड की जाएगी, मतलब उस केस में आईएफओएस के अंदर में या पीजीबीपी के अंदर में एज द केस में भी मेंबर के हाथ में इंक्लूड की जाएगी। लेकिन अब एसएससी को रिबेट भी मिलेगा अंडर सेक्शन 86। सर 86 का रिबेट तो 87A का होता है, सर आप गलत बोल रहे हैं। अरे ना मुन्ना ना, 86 का रिबेट तो होता ही होता है, 87A का भी रिबेट होता है। तो सर क्या 86 का रिबेट ले लिया तो 87A का रिबेट लेने को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, बहुत से बच्चों को यह लगता है और यह गलत लगता है। एक बात याद रखिए, रिबेट अंडर सेक्शन 86 इज इन एडिशन टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 86 इज इन एडिशन टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मॉड्यूल के अंदर में इसके ऊपर एक जबरदस्त क्वेश्चन भी दिया है, जेके एंड एसोसिएट्स नाम का, वो क्वेश्चन भी अगर कर लोगे तो ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के क्लियर हो जाएंगे। हाँ, आपके मॉड्यूल के अंदर में जेके एसोसिएट्स नाम का एक क्वेश्चन है, आप सिर्फ वो कर लो। ये हमने फास्ट ट्रैक के अंदर में भी लिया हुआ है, ये हम लोगों ने रेगुलर बैच के अंदर में भी लिया है क्वेश्चन। तो अगर आपने मेरे बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं तो आपको पता है, अगर आपने नहीं किया और आप सिर्फ चार्ट देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक इंक्लूसिव क्वेश्चन है, जेएन के नाम से,
और एक क्वेश्चन है TNQ नाम से। आप ये दोनों भी क्वेश्चन देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसमें ये सारे कंसेप्ट कवर किए हुए हैं। तो एओपी बीओआई अगर नॉर्मल रेट पे टैक्स देती है तो शेयर इनकम इंक्लूड की जाएगी मेंबर्स इनकम में, और उसको फिर 86 का क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। 86 का रिबेट कितना होता है 2 मिनट बाद देखेंगे। तीसरा आता है एओपी बीओआई ने अगर टैक्स ही नहीं भरा है, एओपी बीओआई ने अगर टैक्स ही नहीं भरा है तो शेयर इनकम इंक्लूड की जाएगी मेंबर्स इनकम के अंदर में, टैक्सेबल रहेगी पर उसमें से कोई रिबेट मिलने वाला नहीं है। तो मेंबर के हाथ में एओपी का इनकम टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है एओपी ने किस तरीके से टैक्स दिया है उसके ऊपर। चलिए रिवाइज करते हैं। सेक्शन 67 ये बोलता है अगर एओपी बीओआई ने एमएमआर पे टैक्स दिया है या हायर रेट दैट इज कंपनीज रेट पे टैक्स दिया है तो ऐसे केस में मेंबर के हाथ में वो इंक्लूड नहीं होने वाला, मेंबर के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर एओपी बीओआई ने नॉर्मल रेट के ऊपर टैक्स दिया है जो इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है, शेयर इनकम मेंबर के हाथ में इंक्लूड की जाएगी एंड बेटा क्या किया जाएगा, रिबेट मिलेगा आपको टैक्स से अंडर सेक्शन 86। इसके बाद में अगर एओपी बीओआई ने टैक्स ही नहीं भरा तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, शेयर इनकम इंक्लूड की जाएगी लेकिन रिबेट मिलने वाला नहीं है। अब आते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 86 कैसे निकाला जाता है। जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो रिबेट अंडर 86 में एक रेफरेंस आता है सेक्शन 110 का, और इसी के लिए यहां पे लिखा होता है रिबेट अंडर सेक्शन 86 रीड विद सेक्शन 110। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये लिखा जाता है। अब रिबेट अंडर सेक्शन 86 किस तरीके से मिलता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले ना आपकी अदर इनकम प्लस आपका शेयर ऑफ एओपी बीओआई मिलाया जाता है, ये बन गया आपकी टोटल इनकम, इस पे टैक्स निकाला जाता है, राइट। टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इनटू शेयर ऑफ एओपी बीओआई। तो लेट्स से अगर विजय के केस में रिबेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सपोज विजय की अदर इनकम है 5 लाख एंड शेयर ऑफ एओपी बीओआई है 2 लाख, तो विजय की टोटल इनकम हुई 7 लाख, 7 लाख पे टैक्स निकालेंगे। टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम दैट इज 7 लाख इनटू शेयर ऑफ एओपी बीओआई 2 लाख, खत्म। इसको कुछ ऐसे भी समझ लीजिए, आप लिखना चाहते हैं तो सपोज कीजिए विजय की अदर इनकम हुई 5 लाख, सपोज विजय की अदर इनकम हुई 5 लाख, विजय का शेयर ऑफ एओपी बीओआई हुआ 2 लाख, जहां पे एओपी पेड at normal rate assessee who is a member opted out of 115 BAC। अब क्या किया जाएगा, आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग शेयर कितनी हो जाएगी 7 लाख, बराबर है। इस पे टैक्स निकाला जाएगा ओल्ड स्कीम के हिसाब से बिकॉज ही इज ऑप्टिंग फॉर 115 BAC। ये बन गया आपका 52,500, बराबर ना। बराबर है। अब इसके ऊपर हम लोग क्या ऐड करेंगे सर, HEC ऐड करेंगे, दैट टू एट द रेट ऑफ 4%। ये बन गया 2,100, तो आपका टोटल टैक्स कितना आ गया 54,600, बराबर है। अब रिबेट किस तरीके से निकलेगा, बड़ा सिंपल है, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम दैट इज 54,600 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 2 लाख। 15,600 का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। 15,600 का आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, है ना। अब इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज एसएससी ऑप्टिंग आउट ऑफ 115 BAC 87A का रिबेट नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओल्ड स्कीम में रिबेट अप टू 5 लाख रुपीज ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो रिबेट इज नॉट अवेलेबल if the tax payable by AOP BOI is nil. Rebate shall be reduced after adding surcharge and cess if any, and rebate under section 86 is in addition to the rebate under section 87A. अब मान लीजिए यही हमारी टोटल इनकम जो है, राइट, हमारी जो टोटल इनकम है ये 5 लाख से कम होती, या फिर एसएससी ने 115 BAC ऑप्ट किया होता, तो अपार्ट फ्रॉम 86 का रिबेट आपको 87A का भी रिबेट मिला होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपको 87A का भी क्या मिला होता बेटा, रिबेट मिला होता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो चलिए अब आते हैं हम कितना शेयर ऐड करते हैं।
जो भी एओपी बीओआई का इनकम आता है उसमें से लेस किया जाता है मेंबर को जितना रेम्यूनरेशन पे किया है, ये आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आता है। नेट टैक्सेबल इनकम को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया जाता है, डिवाइड, और इतना शेयर मेंबर के हाथ में क्या किया जाता है, टैक्स किया जाता है। तो 3 बड़े सेक्शन है एओपी बीओआई के अंदर में, फटाफट रिपीट कर लेते हैं। एक है 167B जो कहता है एओपी बीओआई का टैक्स रेट क्या होगा, जो डिपेंड करता है शेयर डिटर्मिनेट है या नहीं और कोई मेंबर कंपनी है या नहीं। फिर आता है 67A जो कहता है कि भैया एओपी के बेसिस पे डिसाइड होगा मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगा या नहीं, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत बार पूछते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है दोस्त, रिबेट मिलता है मेंबर के शेयर में अगर इंक्लूड होता है तो 86 का रिबेट भी मिलता है, प्लस 87A का भी रिबेट आपको मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट मालिक? यस। तो ये था आपका टैक्सेशन ऑफ एओपी एंड बीओआई। मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 2 क्वेश्चन आपने जरूर करना चाहिए, एक टी एंड क्यू वाला क्वेश्चन करना चाहिए एंड आपको जेके एसोसिएट्स वाला एक क्वेश्चन है ये करना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, ये दोनों भी क्वेश्चन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, अपन ने फास्ट ट्रैक और क्लास के अंदर में किए हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, काम खत्म, आपका पूरा एओपी बीओआई खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी, लिख करके ले लेना। इज दैट डन? दैट्स इट सर। तो यहां था आपका टैक्सेशन ऑफ एओपी बीओआई। आप हमारे इस चार्ट रिवीजन के अंदर में बने रहिए एंड सर ये पूरी प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के चार्ट रिवीजन है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्स का भी चार्ट रिवीजन है, जो आपको विद अमेंडमेंट सारी चीजें कंप्लीट करा देगा। अगर ये आपको वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतने टाइम में इतने अच्छे से ये टॉपिक शायद ही आपके हो पाए। यस, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑडियो रिवीजन जाकर के सुन लेना, काम खत्म, आप प्रिपेयर्ड है एग्जामिनेशन के लिए। बाय बाय बोलो बच्चों।